दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार अनुस्वार मंच से एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ, एक साक्षात्कार भी एक विचार विमर्श करने के लिए। और आज की हमारी अतिथि हैं इला कुमार, जो कविता और कहानी दोनों पर बराबर का दखल रखती हैं और निरंतर काव्य सेवा में, काव्य साधना में, ज्यादातर यूं कहना चाहिए क्योंकि कविताएं वो ज्यादा लिखती हैं, इसलिए काव्य साधना व अदरवाइज साहित्य साधना में रहता है। तो मैं आभारी हूं कि उनका समय हमें मिला। स्वागत है इला जी। नमस्ते। और अनुस्वार मंच पर इस प्रकार की क्रियाएं, इवेंट्स, घटनाएं, कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य साहित्य को और समझदारी के साथ उचित स्थानों पर पहुंचाने का है। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपसे विचार विमर्श करेंगे, कुछ मन की कहेंगे, लोगों के मन की कहेंगे और कुछ आपके मन की सोचेंगे। तो स्वागत है आपका इस मंच पर। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की, सृजन की या लेखन की। आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई, किस प्रकार से, किसी साहित्यकार से आपको प्रेरणा मिली या माहौल से या अंतर्मन से? इसमें अगर मुझे एक शब्द चुनना पड़े तो मैं अंतर्मन ही कहूंगी, क्योंकि जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी 12-13 वर्ष की उम्र में, तब तक मैं किसी भी साहित्यकार से नहीं मिली थी। मेरे अंदर कोई इस तरह का कोई सपना भी नहीं था कि मुझे साहित्यकार बनना है या कविता लिखनी है। वह कविता उस दिन अचानक मेरे मन में उगाई थी। रात का निस्तब्ध समय, हम लोग एक छोटे शहर में रहते थे, मुजफ्फरपुर में। तो उस समय का 9-10 बजे का समय बहुत ही शांत समय हुआ करता था, कोई भी आवाज नहीं, कुछ नहीं। और ऊंचे वाले कमरे में रोशनदान से आधा चंद्रमा दिख रहा था। बगल में भतीजा सोया हुआ था, उसके होंठ अध खुले थे, छोटे से बच्चे का, 2-2.5 महीने के बच्चे का। और मेरे हिसाब से वो आधी रात थी। तो इस तीनों को मिला करके मेरे मन में कविता उगी। आधे रोशनदान से झांकता आधा चंद्रमा और बच्चे के अधकुले होंठ वगैरह वगैरह। तो कविताएं बस स्वयं से मेरे पास आती गई। और आज भी मुझे कहना चाहिए कि वे जब आती हैं मेरे करीब, मैं उन्हें संजोती हूँ। मैं प्रयास पूर्वक कभी भी कोई कविता मैंने लिखी नहीं है, और खूब प्लान करके। शायद एक कविता मुझे कहा गया था पाकिस्तान भारत के मैत्री संबंध पर, तो उसमें थोड़ा कंसंट्रेट करके मैंने लिखा था। लेकिन अदरवाइज मैं कविताएं बस जब आती हैं, जब भी वो उगती हैं मेरे मन में, मैं उन्हें लिपिबद्ध कर लेती हूँ। That's great। आजकल तो और आसान हो गया कि कविताएं लिखनी है तो नोट्स पे लिख लीजिए, उसके फोन के। नहीं, मैं कभी नहीं लिखती उस पर। मैं हमेशा पेन कागज पर ही लिखती हूँ। चाहे कभी अखबार पर लिखना पड़े, चाहे कभी नैपकिन के टुकड़े पर लिखना पड़े, लेकिन मैं कागज पेन पर ही लिखती हूँ। मैं मोबाइल पर नहीं लिख सकती। मतलब अभी मैं उतनी शायद जागृत नहीं हुई हूँ नई विधाओं से। तो मेरा लिखना हमेशा कागज कलम पर ही होता है, डायरी में, पन्नों पर। जी। ये मान के चलते हैं कि ये अंतरात्मा से कविता फूटी और इसमें किसी की प्रेरणा नहीं है। लेकिन एक प्रेरणा में पढ़ने लिखने का प्रेरणा जरूर कहेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बचपन से बहुत पढ़ती हूँ। साहित्यकार से प्रेरणा कोई नहीं मिली है ना? नहीं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि लेखन की प्रेरणा किसी साहित्यकार से मिली, लेकिन साहित्यकारों को जब खूब पढ़ा तो पढ़ना बहुत अच्छा लगा। खास करके अज्ञेय को। अज्ञेय मेरे बहुत प्रिय कवि रहे हैं। अरे वाह। उनकी कविताओं को पढ़ना मेरे अंदर अनंत। कठिन कवि हैं। हाँ, कठिन तो है, लेकिन मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। उनकी मतलब विश्वास करने वाली बात, अभी भी मुझे खुद आश्चर्य होता है कि उनकी
पूर्वा नामक किताब मैंने 12 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी। वाह। पूछ लूं मैं राम तेरा नाम तेरा, मिलन रजनी हो चुकी विच्छेद का है। वाह। इतनी मतलब इतनी सुंदर सुंदर उनकी कविताएं हैं। कई बार मैं सुबह उठती थी तो उनकी कविताओं के की गूंज के साथ आंख खुलती थी। वाह वाह वाह। हाँ, मन में वो गूंज रहती थी, या औंधा खोकल उसके ऊपर ओ सूरज क्यों 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 यह तुम उगाए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब आपकी प्रेरणा अंतरात्मा से थी तो पहली कविता आपकी कब छपी? अब ये प्रश्न थोड़ा मेरे लिए कठिन है और सुनने वालों के लिए वर्ष बहुत बता उलझन। दीजिए, वर्ष बता दीजिए। नहीं, उलझन भरा इसलिए कि मुझे ये हिम्मत नहीं थी कि मैं कह सकूं कि मैं कविताएं लिखती हूँ। मतलब ओ, अलग तरह का पारिवारिक वाह। हाँ, पारिवारिक जो नेट नेट बूविंग थी वो अलग तरह की थी। मेरे बड़े भाई कुछ जस्ट बड़े जो थे वो थोड़े दुष्ट प्रकृति के थे। जी। तो मैं डर के मारे मैंने कभी बताया ही नहीं कि मैं कविताएं लिखती हूँ। ओ, तो बहुत तो बात बहुत देर फिर जी जी लिखती भी जाती थी, फिर डायरी भी में कब भरती जाती। पहली कविता छपी आपकी? बहुत देर से छपी, 1995 नहीं, 95 नहीं, 91 में, 1991 में जी। जब मैं नागपुर गई तो वहां लोकमत में ये कविता छपी और बहुत ही औदार्य के साथ वो नागपुर लोकमत समाचार में छपी थी, स्केच वेस्केच के साथ। लेकिन पहली रचना मेरी धर्मयुग में छपी थी 1988 में। वह एक लेख था, हिंदी कब तक गुलाम बनी रहेगी। तो यूं कह सकते हैं कि पहली रचना आपकी कविता थी और फिर सॉरी कहानी थी जो छपी, उसके नहीं, बाद कहानी नहीं, लेख था वो। आलेख था। ठीक है। जी, लेख था वो और धर्मयुग में आधे पेज पर छपी थी। बहुत अभी सुंदर। सोच के लगता था कि वो बहुत ही सम्मान वाली बात थी, उस समय नहीं समझ में आया था। ठीक बात है। वैसे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि जी ऐसा ही हादसा मेरे साथ भी हुआ। जी मेरे पिताश्री को इस बात से नागवारी थी कि मैं कविताएं लिखता हूँ, लेकिन वो क्या होता है, वो उम्र ऐसी होती है कि लिखें तो लिखें। 15-16 साल की उम्र, 14-15 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। जी 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 हमने लिख लिख करके गट्ठी भर अपनी अलमारी में रखी हुई थी। एक दिन उनको गुस्सा आ गया कि तुम कविता लिखना नहीं बंद करोगे। तो उन्होंने सारा का सारा जो रचना था, वो सारी रचनाएं उठा करके आंगन में रखी। एक बोतल केरोसिन ऑयल डाला और उसमें माचिस दिखा दिया। ओह, उनकी याद आपको अभी कितने बुरे स्वप्न की तरह आती होगी, मैं समझ सकती हूँ। नहीं, अब नहीं आती। समझ सकती अब नहीं आती क्योंकि तब था 2-4-5 कलेक्शन होते हैं और जो होते हैं, तो अब तो उससे आगे बढ़ गए, ये सोच बंद हो गई। नहीं, मैं भी इस तरह की एक घटना को याद करती हूँ कि उसी जो मेरे से जस्ट बड़े भाई थे, बाकी जो तीनों और बड़े भाई थे वो लोग बहुत स्नेही, बहुत अच्छे लोग। लेकिन मेरे से जस्ट बड़े जो 5-6 साल बड़े भाई थे वो वाकई बहुत अजीब तरह के थे। तो जी उन्होंने मुझे किसी दिन पता नहीं डांटा या चिढ़ाया, जो भी किया। मैं डायरी लिखती थी बहुत बचपन से, बहुत ही बचपन से डायरी लिखती थी। जी। सभी डायरियों को मैंने एक लोहे की ऐसी तगाड़ी होती है, हाँ हाँ। उसको स्टडी रूम में रख के सारी डायरियां फाड़ फाड़ के उसमें जला दी। तो उनकी मुझे बहुत याद आती है आज की तारीख में भी। आपकी आवाज चली जा रही है। हमने कहा वो तो ऐसा लगता होगा जैसे घर में डकैती पड़ गई, सब लुट गया। हाँ, जिसको मैं वापस नहीं ला सकती, जिसे मैं कभी वापस नहीं ला पाऊंगी। पता नहीं बहुत उस समय उतने छोटी उम्र में क्या नहीं, क्या लिखा होगा। बहुत अच्छा नहीं रहा। बट जो याद आया थोड़ा बहुत वो हमने दोबारा लिख लिया है। जो जो कहीं रद्दी पेपर पे लिखा हुआ था वो मिल गया अगर, तो उस पे लिख लिया। एनीवे, ये तो घटनाएं हैं, इतिहास नहीं। तो अब वैसे तो आपने स्पष्ट किया, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि आपने किस किस विधा में काम किया और आपको किस विधा में सबसे ज्यादा रुचि या अपनापन या इंटरेस्ट रहा?
मुझे ये मतलब एक्सेप्ट करने में कोई ना तो संकोच है, ना ही इसको प्रूफ करना है कि कविताओं से ही मेरा बिल्कुल मन का जिसको संबंध कहते हैं, वो कविताओं से ही है। लेकिन मैंने साहित्य की अन्य विधाओं में भी काम किया है। मेरा उपन्यास भी छपा है और कहानियां भी हैं, कहानी संग्रह भी है। अनुवाद किया है मैंने रेने मारिया रिल्के की कविताओं का और लाओ त्सु की। यात्रा की डायरी बार बार लिखी है, हालांकि वो भी पुस्तक रूप में आई नहीं है। रिल्के की कविताओं का अनुवाद आपने किया है? हाँ, रेने मारिया रिल्के जी, हाँ। जर्मन। क्या मुझे वो किताब आप भेज सकती हैं? मैं जरूर भेजूंगी। अगर ना हो किताब तो फोटो कॉपी करा के भेज दीजिए। मैं जरूर भेजूंगी, क्योंकि वो 3-4 साल से वो मतलब अनुपलब्ध है। संवाद प्रकाशन ने छापा था, जी जी। तो वो पुस्तक अनुपलब्ध है। मैंने बार बार उनसे कहा। फिर आप पुस्तक ना भेजिए, मुझे स्कैन करके या फोटो करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज दीजिए। मेरा मैं मेरा जरूर भेजूंगी। जरूरी काम अटका हुआ है रेलवे के का। मैं जरूर भेजूंगी। थैंक मैं अवश्य भेजूंगी। और मैंने यात्रा की के संस्मरण भी बार बार लिखे हैं, पुनर्लेखन किया है और वेदांतिक लेखन किया है। उपनिषदों हाँ, में वेरी खूब गुड। गहरी रुचि है, तो उपनिषद पर मैंने 4 किताबें लिखी, एक एक करके। तो उसको पुनर्लेखन कहूंगी मैं। पहली किताब जो है, जो वाणी से हाँ आई। हाँ। और वेदांतिक लेखन भी मुझे बहुत पसंद है, बल्कि मैं तो बहुत लिखना चाहती हूँ वेदांत में, वेदांत को साइंस के साथ जोड़। लिखते रहिए ना, हम है ना। जी 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 जी। जी हाँ जी, अच्छा, जरूर लिख। एक व्यक्तिगत प्रश्न, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और आपके साहित्य सृजन पर उन चीजों का कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या? फैमिली देखिए, जो न्यूक्लियर फैमिली है हमारी, वो तो मेरे पति हैं, मैं हूँ और 2 लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। हम्म। वे अपने अपने घर विदेश में हैं। लेकिन लेखन में जहां तक प्रभाव पड़ने का सवाल है, तो अ, ये स्वाभाविक भी है कि उनसे मुझे क्या हेल्प मिलना। लेकिन जी जी। जब मैंने जैसे अनुवाद किया, कविताएं वो लोग नहीं समझते हैं, तीनों अच्छा। में से कोई नहीं समझता है कविताएं। जी। लेकिन हाँ, मैं लिखती हूँ, इससे उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक बात। और जब मैंने रिल्के का अनुवाद किया, उस समय मुझे अपनी बड़ी लड़की से, छोटी लड़की से भी और अपने पति से, तीनों से इस तरह का सहयोग बहुत ज्यादा मिला कि जब मैं अनुवाद करती रहती थी, कविता को पूरी तरह, एक तरह से समाधि में बैठकर कविता को पकड़े रहती थी। उस समय किसी शब्द अटक जाती थी, तो मैं उस शब्द का जब मतलब पूछती थी, तो ये लोग बता देते थे। इन लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने मतलब लिखने वाले पेपर से नजर भी उठाऊं, कविता पर से, लिखी की कविता से नजर उठाऊं। तो इस बात से मुझे बहुत सहयोग मिला इन लोगों का उस किताब के अनुवाद के समय। बाकी तो जो काम है मेरा, मैं खुद ही करती हूँ। मैंने आपका कहा। म्यूट, आपका बीच बीच में म्यूट हो जा रहा है। अभी जो आपने हाँ कहा नहीं सुन पाई मैं। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ। मैंने ये कहा था कि आपके कविता और कहानी में चुनाव कैसे और क्यों किया? मैंने कोई चुनाव नहीं किया है। दोनों बराबर जब लिखते हैं। नहीं, जब वो मेरे करीब आती हैं तो मैं लिखती हूँ। जब कहानी का फ्रेम मन में आता है तो मैं तो लिख कहानी लेती हूँ। और तक। जब कविताएं आती हैं तो वो भी लिख लेती हूँ। कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। लेकिन कविताओं में मेरा मन ज्यादा रमता है, ये सच बात है। लेकिन कहानियां भी वो आती हैं तो मैं जबरदस्ती नहीं लिखती हूँ। मैं कोई भी लेखन जब जबरदस्ती नहीं लिखती हूँ, कविता हो या कहानी हो या उपन्यास हो। तो जब वो आती हैं, लिखना शुरू करती हूँ, अपने आप वो अपना आकार बनाती हैं। अच्छा। और बाद में मैं देखती हूँ कि इसमें तो
आगरा के टेरिटोरियल आर्मी कैंप का बरामदा है, इसमें कठगड़िया का आश्रम है, इसमें रेलवे स्टेशन के हैं। तो ये पता नहीं ये कोई और मेरी बात कभी समझ पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं ऐसे ही लिखती हूँ। नहीं, ठीक है। स्वाभाविक और कैंडिड राइटिंग जो है ना वो काफी अच्छा फल देती है, क्योंकि आप किसी चीज के ऊपर फोकस्ड होते हैं तो आप अच्छा लिख लेते हैं। आई अप्रिशिएट योर पॉइंट। तो आपका जो रचना संसार है अभी तो आप लगातार लिख रही हैं जब से अवसर मिला, जी। तो आपका जो रचना संसार है वो काफी व्यापक है। तो क्या आप अपनी कुछ पुस्तकें बता पाएंगे या दिखा पाएंगे? हाँ, मैं दिखा पाऊंगी। मैंने इसको मतलब उसकी रैक के नजदीक ही मैं बैठी हूँ। ठीक। इस प्रश्न की मुझे उम्मीद थी, और इस किताब की हालत तो बहुत बुरी है। कोई बात नहीं। मेरी पहली किताब ये छपी थी, जिद मछली की। वेरी गुड। और इसका ब्लर्ब लिखा था मदन सोनी ने, जो आओ। मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्ट की बात थी। बिल्कुल ठीक बात। जी। और ये दूसरा कविता संग्रह आया था, ये किन्हीं रात्रियों रात्रियों में। वाह। जी। और इसके बाद ये चारों कविता संग्रह, उसके बाद मैंने तीसरे कविता संग्रह की तैयारी की। तो तीसरे कविता संग्रह के साथ उस समय हमारा ट्रांसफर हो गया नागपुर से। हम लोग जा रहे थे गार्डन रीच, तो सारा सामान जमीन में फैला हुआ, मैं पैकिंग के बीच में बैठी हुई। तो उस समय हमारे कुछ मित्र थे, चित्रा जी थी, विजय शंकर जी थे, वो लोग आ जाते थे, बैठे रहते थे, मैं पैकिंग करती रहती थी। तो मेरी एक पुरानी पांडुलिपि मिली, मैंने उसको एक तरह से नकार दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको भी छपने दीजिए। तो फिर 2007 में ये चारों किताबें, पहली वाली नहीं है, पहली वाली गायब है ठहरा हुआ एहसास, ये 4 किताबें थी। तो ये चारों एक ही कवर में छपी 2007 में। और फिर ये संग्रह खत्म हो गया पूरा, तो फिर से ये 2018 में उन्होंने इसको फिर से निकाला है। ये वाणी ने किया? नहीं, ये समय प्रकाशन, उनकी बहुत आभारी हूँ मैं। वेरी गुड। हिम्मत वाले व्यक्ति हैं वो, समय प्रकाशन, चंद्रभूषण जी। और चारों किताबें उन्होंने 2018 में एक ही कवर में फिर से निकाला। 1970 से 2004 तक की कविताएं इसमें। अच्छा, तो अभी 15 साल बाकी है हमारे लिए ना? वो अच्छा, एक कहावत कही जाती, सूझ जुआरी आपन दांव। तो अपना दांव ही सूझता है। तो मैंने कहा हम भी क्या बोलते हैं, बीज तो डाल दें। उसके बाद 2014 में मेरा एक और कविता संग्रह आया, वो मेरे पास शायद अभी कहीं दिखा नहीं मुझे, शायद एक आध कॉपी हो कहीं। वो था ये आज पूरे शहर पर। वो कवर मैं नहीं दिखा पाऊंगी, वो कभी बाद में। कोई बात नहीं। उसके बाद ये मेरी 2015 में आई कविताएं। गुड। चुनी हुई कविताएं। बहुत सुंदर। ये कॉफी टेबल बुक की मतलब इनर अंदर खोल के दिखाएगा जरा। कुछ लोगों ने इसको कहा था कि ये कॉफी टेबल बुक में मतलब किसी संस्था को ये चाहिए थी। अच्छा, तो उस समय ही ज्यादा कापियां अगर किसी को चाहिए तो हम इसका रिपब्लिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सुंदर बनी है। थोड़ा अंदर के पृष्ठ खोलिएगा। हाँ, अब ठीक है, सही है, ब्यूटीफुल। मैं ये पुस्तक कोशिश करूंगी कि मैं इसकी एक प्रति आपको भिजवाऊं। ठीक। और इसका कवर जो है ये अमित कल्ला का है। अच्छा। इसके पीछे में बहुत सुंदर कविता है। प्रकाश को कितनी जगह चाहिए कहीं भी पहुंचने के लिए, थोड़ी सी या फिर थोड़ी सी सेंध भी नहीं चाहिए। प्रकाश को उसे चाहिए अदृश्य माध्यम, वह निसर आता है, थिर हो जाता है। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश, बहुत सा प्रकाश। ये इसके बैक कवर पर। बहुत सुंदर।
ये कविता मुझे खुद भी बहुत वैसे पसंद। वैसे इलाजी एक सूचना देना चाहूंगा जी। कि इंडिया नेट बुक्स अपने कवर पेजेस के लिए ही जाना जाता है। हाँ, आपके उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। ये बहुत सुंदर देखिए, कवर है। आज ही बहुत ही मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं जस्ट। बहुत ही सुंदर कवर है। ये मुझे ज्यादा पसंद आया। हाँ हाँ, ये कूल है, वो थोड़ा एग्रेसिव है। नहीं नहीं, एग्रेसिव नहीं है, सबकी अपनी महत्ता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, सबकी अपनी महत्ता है। और ये नया आया है काव्य संग्रह वाह, स्मृति के बीच, स्मृति के बीच। ये इसी वर्ष आया है। ठीक, बधाई। ये मेरा उपन्यास है यहाँ। कृतिका, वाह। जी, उपन्यास है और ये उपनिषद कहानी है। ये हाँ, वाणी वालों की मतलब उनके प्रति आभारी हूँ, उन्होंने ये दोनों किताबें बहुत छापी थी। सुंदर। तो और कुछ ये बताइए कि ये जो आप विशद लेखन कर रही हैं, कहानी में भी और कविता में भी, तो कविता में कोई लंबी कहानी या प्रबंध काव्य जैसी कोई चीज लिखी है आपने? नहीं, लंबी कविता तो लिखी है मैंने, लेकिन प्रबंध काव्य मैंने नहीं लिखा है कभी, मेरे दिमाग में आया नहीं। शायद आप कह रहे हैं तो अब सोचूंगी। ये हाँ, एक किताब सोच है जो अंग्रेजी में सोच। ट्रांसलेट हुई, वेरी नाइस जिन रेजोल्यूशन। मछली की इसका। जी। और ये मैंने अमेरिका के स्टूडेंट्स के लिए लिखी। हाँ हाँ, अमेरिका में इलाजी मेरा इंडिया नेटबुक्स का दफ्तर है और सारी व्यवस्था है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ई बुक्स हमारी सारी ग्लोबली जाती हैं, इंडिया से बाहर भी जाती हैं। अच्छा, तो मैं तो अपनी किताबें, आपको कुछ किताबें जो वहां चाहिए उसको मैं ई बुक के लिए आपको वो जरूर वहीं से दूंगी। वहीं अवेलेबल हो जाती हैं। आप ये हम तीनों फॉर्मेट में काम करते हैं, अच्छा प्रिंटेड मीडिया, ऑडियो ऑन यूट्यूब काइंड ऑफ थिंग, और ई बुक्स। तो अच्छा। हमारा विस्तार काफी है, और दोनों जगह से, इंडिया के अंदर तो हैं ही, आप जानते ही हैं। विशद और कार्य है ये, काफी काफी बड़ा फैला हुआ काम है। हाँ, धीरे धीरे फैला रहे हैं ताकि जहां तक हो सके अधिक से अधिक काम कर सकें। ये आप जरूर करें, और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये मेरा कहानी संग्रह है, ब्लू चिप ब्लू चिप है। अंधेरीता। ये रेलवे से संबंधित कहानी का शीर्षक है ये। और ये मेरा उपनिषद की 5 कहानियों का। आई वुड इस, लाइक टू इसको हायर। आप नेट नेट पढ़ लीजिए, नेट बुक, इसका आप ई बुक निकल। भेज दीजिए, मैं नेट पे डाल लूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने इसको जर्मनी के लिए ही, जर्मनी भेजने के लिए ही ये किताब छपी थी। वहां जी, मेरी एक मित्र हैं, उनके लिए ही। और ये रिलके वाली किताब है, रिलके वाली किताब, वाह। ये मैं भेजूंगी आपको। टूटे पंखों वाला समय, वेरी गुड। जी। अच्छे अच्छे शीर्षक आपने अच्छे चुने हैं। इसका शीर्षक तो पब्लिशर ने चुना था, मैंने नहीं चुना था। आलोक श्रीवास्तव, बड़े ही मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही अ, सुलझे हुए व्यक्ति। उन्होंने किताबें तो अच्छी अच्छी छापी, लेकिन पता नहीं क्यों बंद कर दिया छापना। खैर, आगे बढ़ते हैं फिर। सर, आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उपन्यासों में, कहानियों में और कविताओं में कहाँ कहाँ आपने जो विषय वस्तु कैसे चुनी है, कितनी वास्तविकता और कितनी काल्पनिकता का मिश्रण होता है, मोटे मोटे तौर पर। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। वास्तविकता और काल्पनिकता का मिश्रण तो होता है। लेकिन मुझे ये कहना चाहिए कि कविताओं का विषय तो मैं कभी नहीं चुनती, कभी नहीं। ठीक। बस एक कविता जो मैंने आपको कहा था, वो जो पाकिस्तान और भारत के संबंध पर विभाजन के लिखने के समय, लिए मुझे विभाजन। आमंत्रित किया गया था किसी मैगजीन के लिए। जी। तो वो मुझे पता था कि मुझे इस पर लिखना है, तो थोड़ा कंसंट्रेट किया था। लेकिन बाकी जो भी कविताएं हैं, जैसे फूल चांद और रात, पता नहीं कहाँ से कविताएं आती हैं। कोई कोई कविता तो एकदम जैसे शार्पली याद रहती है कि ये इस समय आई थी। पंत जी और ने ये एक जगह पर लिखा हुआ है ग्रंथि में कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप भई होगी कविता अनजान। सही बात है, सही बात है।
वो मन जब कभी आपका बहुत उदास हो, बहुत ज्यादा, जिसका आप एकदम से लगता है कि अब पता नहीं क्या है, तभी भी कविता आती है। और मन जब बहुत खुश हो, एकदम तृप्त भरा हुआ, जैसे भरपेट खाने के बाद जैसा मन होता है वैसा, तभी भी कविताएं आती हैं। ये तो मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। महसूस किया। हाँ, और कहानियां जब मैं लिखती हूँ तो कहानियां मुझे लगता है कि वो अंदर अंदर आपके पास बननी शुरू हो जाती हैं, अच्छा। आपको नहीं पता होता है। हम्म, और जब बैठती हूँ स्टडी टेबल पर, तो अपन जैसे लिखना शुरू किया, तो अचानक उसमें आद्रा के बिंब आते चले जाएंगे, जी। कटघरिया के बिंब आते जाएंगे। रेलवे स्टेशन में मैं खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ, सामने से गाड़ियां निकल रही हैं, तो वो सब बिंब अपने आप आते हैं और वो कहानी बनती चली जाती है। बहुत सुंदर। अब सॉरी, विषय वस्तु के साथ साथ पात्रों का भी अन्वेषण करना आवश्यक पड़ जाता है कि कहाँ हाँ, से चुनती हैं आप अपने ये प्यारे प्यारे पात्र। इनमें वास्तविक पात्र कितने होते हैं और काल्पनिक पात्र कितने होते हैं, कैसे ड्रामेटाइजेशन करती हैं? कुछ कुछ पात्र तो वास्तविक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कई डायलॉग भी वास्तविक रहते हैं, जैसे जो ब्लू चिप की अंधेरी तह वाली कहानी है, जी। उसमें जो पात्र हैं, नाम उनके उल्टे पुल्टे जो भी हों, लेकिन वो सब सही सही दुनिया के पात्र हैं। कि जैसे रेलवे का असिस्टेंट इंजीनियर, रेलवे का डिवीजन का डीआरएम, फिर उनके उनके जो डायलॉग्स जो मैं घर में सुनती थी कुमार साहब को जी। बोलते हुए, कई बार मित्रों के मुंह से, इनके कलीग के मुंह से सुनती थी, तो वो डायलॉग शायद मन में रह जाते थे, तो उस सब डायलॉग का उपयोग हुआ है मेरी कहानियों में। वेरी नाइस। और कई सच्ची घटनाओं का भी, जैसे ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी गलत सलत बातें होती रहती हैं, जिनको सहना बहुत मुश्किल होता है तो किसी सच्चे ईमानदार व्यक्ति के लिए। ब्यूरोक्रेसी का अनुभव किस स्तर पर कहाँ मिला आपको? ये मेरे पति रहे रेलवे में, रेलवे के में क्लास 1 ऑफिसर। फिर जी तो सारी सारी दुनिया, जो रेल की दुनिया है, उससे आपको। हाँ हाँ हाँ, मतलब रेलवे की दुनिया से खूब अच्छी तरह परिचित हूँ, और ऐसी ऐसी जगहों से परिचित हूँ जहाँ जिसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होगा। जैसे डंगोवा पोसी, चाईबासा के आगे एक जगह है, बड़ा जामदा, मनोहरपुर, तो ये सब लोग नहीं जानते हैं नाम, राज खरसावा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूचना मेरे को याद आ गई, बात याद आ गई कि रेलवे पर हमारे मित्र की बेटी रिसर्च कर रही थी। अच्छा। तो मैंने उस टाइम पर रिसर्च किया था उसको हेल्प करने के लिए, पूरी रेलवे की हिस्ट्री, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री। जी बड़ा अच्छा लगा था उसको देख करके। एनीवे, जी आप खैर बहुत सारे स्टेशनों पर निवास भी किया है और गए भी हैं यात्रा के दरमियान। जी। अब सामाजिक परिवेश की बातें भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, जरूर। जैसे विषय वस्तु और पात्र के चयन के बारे में आपने खुलासा किया, तो हम चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि सामाजिक परिवर्तनों का या परिवेश का आपके लेखन पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ता? सामाजिक परिवेश का देखिए, जो उद्वेलन है, जो सामाजिक परिवेश में उद्वेलन होते हैं, उसको तुरंत के तुरंत मर्जी होती है कि लेख में लिख डालो और जी। वो लेख कहीं छप जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो कई बार वे लेख रह जाते हैं मेरे पास, और सही बात है, जो बिल्कुल अभी बिल्कुल जलता हुआ तत्व है, वो थोड़े दिन के बाद पुराना पड़ जाता है। तो ये काम तो पत्रकार लोग आसानी से करते ही हैं, लेकिन कई बार मेरे लेखों में ये आता है। मैं लेख भी बहुत जिसको कहते हैं कि मैं खूब पसंद से लिखती हूँ। लेख लेख लिखना मुझे पसंद है। सॉरी। इस मतलब में पसंद है कि लेख में आप जहां चाहें, जिस जिस उसके अंग को विस्तार में, जिस पक्ष पर आप बात रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो इस मतलब में क्या जी, मैं तो आप हमसे हमारे बीच में जो चर्चा हो रही थी वो ये जी, थी कि किस तरीके से सामाजिक परिवेश से प्रभावित होते हैं आपका लेखन।
सामाजिक परिवेश से प्रभावित होने के क्रम में होता यह है कि जैसे मेरे जैसा जो लेखक है वह लेख तो लिखता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सॉरी, और देखती हूँ कि वो बात मन में रह जाती है, बात मन में रह जाती है। फिर वो जब कोई कहानी, कोई कविता, उसके अंदर वो अपने आप आती है। सामाजिक परिवेश के उद्वेलनों का जी, असर वहां दिखता है, जो पहले मुझे नहीं समझ में आता है। जैसे जो लॉकडाउन हुआ और उसमें मैंने देखा जो मजदूरों को पैदल चलते हुए, हमारा घर NH-24 के सामने है, तो फिर मैंने जो लेख लिखा उसमें वो मतलब मैंने जानबूझ के उस पर नहीं लिखा था, लेकिन अपने आप उसके सारे संदर्भ इतने विवरण में वो आए, इतने डिटेल में आए, तो वो सामाजिक उद्वेलन मेरे करीब कुछ अलग ढंग से आया। इन्होंने पिछली बार के इसमें लोकमत समाचार का ये जो अंक आया था, इसमें ये एक छपा था, तो बहुत ही सुंदर से उन्होंने छापा और उन्होंने कवर पेज इतना सुंदर दिया था। मैंने भारतीय संदर्भों की बात लिखी थी, उन्होंने ये कवर पेज खुद से दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे बहुत पसंद आया। तो वो परिलक्षित तो होता है, लेकिन हाँ, हर जगह हर रचना में मैं कहूँ कि परिलक्षित होता है तो वो मैं नहीं मानूंगी। ऐसा जरूरी नहीं। जी जी, तो आप अपनी इतनी सारी रचनाओं में से कविताओं में और कहानियों में और उपन्यासों में किस रचना को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे? कठिन शब्द है, बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा आपका रचना या पात्र। देखिए, तो इसमें ये कहना, तुरंत कौन था मन में? देखिए अभी जो मेरा उपन्यास आने वाला है, अभी नया उपन्यास जो मैंने लिखा है, वो उपन्यास मुझे लगता है कि अलग तरह का है। जी, जैसे ये स्वप्नों की दीवारों के बीच स्थित है। ओ, इसको मैंने लॉकडाउन के बीच लिखा और इसके पात्रों ने वाकई स्वप्नों के बीच आकर खुद को आकारित किया और मेरे करीब चले आए, मेरी कलम की नींव पर आकर बैठ गए और लेखन के साथ बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते उपन्यास का रूप धर लिया। जी, मतलब अविश्वसनीय था, लेकिन इसमें उपनिषद की 2 कहानियां भी आ गई, सत्यकाम जाबाल की कहानी और मैत्रेयी की कहानी। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। हाँ, मैं भी इसके इंतजार में हूँ, जब छपे तो मैं इसको जरूर आपको भेजूंगी सबसे पहले। तो और छपने ये के लिए क्यों नहीं भेज भी देती? तो कहा, आज छपने के लिए क्यों नहीं भेज देती? मैं यहीं पढ़ लूंगा। भेज देती हूँ। अरे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं बिल्कुल भेज दूंगी, बिल्कुल भेज दूंगी। और दूसरी एक नॉवेला है, वो है, उसका नाम है कटघरिया। कटघरिया एक जगह है, एक आश्रम है कटघरिया में, वहां मैं जाके रही थी कुछ दिन। मतलब हमारे गुरु थे वहां, तो हम लोग गए थे, मेरे पति और मैं, हम लोग वहां रुके थे एक रात। तो ये है अल्मोड़ा के पास। जी, तो बाद में एक नॉवेला लिखा, उसका नाम आया कटघरिया। तो वो उसके पात्र मुझे बहुत पसंद है, यशोनीरा, और वो सारा आश्रम का वर्णन, और उसमें मतलब जो रेलवे का एक रहन सहन है वो। आशा जी के आश्रम का तो नहीं लिया, जोधपुर का? जी मैंने कहा आपने आशाराम जी के आश्रम से तो नहीं टच किया? नहीं, कटघरिया आश्रम बिल्कुल वेदांती आश्रम है। अच्छा, वो वेदांत का मतलब ऐसा ऐसा जिसको कहेंगे निरीह सा आश्रम है, जहाँ कोई खास सुविधा नहीं है, बिल्कुल। मतलब सोना भी है तो जमीन पर गद्दा डाल के। बहुत हिमालय की, एकदम हिमालय के पैरों के पास है वो आश्रम, और वहां के बहुत सुंदर बिंब मेरे मन में थे, तो इसका नाम मैंने लिखा कटघरिया। ठीक है, जगह के नाम से होगा। आजकल लीला जी इतना सारा कुछ लिखा जा रहा है, आपको क्या लगता है उसकी सार्थकता, उपादेयता, प्रभाविकता या उसका एग्जिस्टेंस कितना यूजफुल है? क्योंकि पाठक तो किसी चीज से प्रभावित नहीं हो रहा। देखिए, ये काफी मतलब ये मामला बहुत उलझा हुआ है। ये 1-2 लाइन में ये बात तो नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं
कहना चाहती हूँ, बल्कि इस पर एक बहस सी होनी चाहिए कि पिछले वर्षों से लेकर वर्तमान समय तक, सही बात है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ऐसे में कोई भी स्वयं को लेखक मनवा लेने के लिए उतारू है, एक जिद सी मची हुई है, लेकिन पाठक प्रभावित नहीं हो रहे, यह भी एक कटु सच है। तो पाठक के प्रभावित नहीं होने का मूल कारण तो यह लगता है कि रचना कर्म का नियम भंग हुआ है। जी रचना कर्म का यह नियम है कि आप 100 पृष्ठ पढ़ें, तब एक पृष्ठ लिखने का साहस जुटाएं, यही कहा जाता है। जी हम लोगों ने अपना जब लेखन शुरू किया था, तो मुझे याद है चकधरपुर में एक बुजुर्ग साहित्यकार हुआ करते थे, शशिकर जी, उनके मुंह से मैंने ये पंक्ति सुनी थी कि आप 100 पृष्ठ पढ़ें, तब एक पृष्ठ लिखने का साहस जुटाएं। तो ये नियम भंग हुआ है। इस नियम का पालन तथाकथित, मैं तथाकथित लेखकगण बोलती हूँ, ये लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसा होता है जो उपनिषद में कहते हैं कि राख पर अर्पित की गई आहुति। छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी में आता है कि जो व्यक्ति आत्म को नहीं जानता है, उसके द्वारा किया हुआ अग्निहोत्र ऐसा ही होता है कि जैसे कि वह राख के ऊपर आहुति डाल रहा हो, उसका कोई भी फल नहीं निकलता है। तो जो लिखा जाता है, अगर उसके अंदर उस तत्व की आत्मा नहीं मौजूद है, तो उसे कौन पढ़ेगा? और जब लोग नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पाठक नहीं है। पहले आपने उस रचना के अंदर प्राण नहीं डाला है, प्राणहीन रचना रख दी, तो उसे लोग नहीं पढ़ते हैं। और ये भी बात सही है कि शास्त्र कहते हैं कि सभी जीवों के अंदर 3 तरह की येष्णा रहती है, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। तो लोकेष्णा को लेकर के लोग लिखते हैं, पहले तय कर लेते हैं कि मुझे नाम चाहिए और तब लिखना शुरू करते हैं। तो एक तरह का स्वार्थ होता है इस लेखन में, और इस स्वार्थ की गंध पाठक तक पहुंच जाती है। ठीक बात। पाठक बहुत ही सेंसिटिव होता है, और पाठक की रुचि इस तरह के नियोजित लेखन में बिल्कुल नहीं है। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए। ठीक बात है। पाठक समझता है कि किस लेखन के अंदर स्वार्थ भाव है, कौन सा लेखन नियोजित है। तो पाठक को चाहिए कुछ सत्यपरक बात, कुछ फंतासी भी चाहिए। पाठक पढ़ता है, लेकिन लेखन अगर क्रिएटिव नहीं है, उसके अंदर प्रवाह नहीं है, गति नहीं है, और वो समझता है कि पुस्तकें तो किसी और कारण से लिखी गई हैं, वह रचना कर्म के नियम के बिना पालन किए हुए, बिना क्रिएटिविटी के लिखी गई हैं, तो वो उसको नहीं पढ़ता है। और लेखक का प्रलाप, फैला हुआ प्रलाप, पन्नों पर फैला हुआ प्रलाप बिल्कुल अधूरा रह जाता है, उसको पाठक मिलता ही नहीं। अच्छा, मुझे तो ये सॉरी जी, कंटिन्यू जी, मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी पाठकों की रुचि को लेखकों की मूर्खता भरी दौड़ ने ले लिया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न दिमाग में आता है कि क्या पाठकों को साहित्य प्रिय बनाने के लिए प्रकाशक और लेखक को एक साथ काम करना चाहिए, या ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रकाशक की है? बिल्कुल नहीं, प्रकाशक की जिम्मेवारी तो बाद में आती है। पहले लेखक अच्छा लिखे तब तो, पहले लेखक अच्छा लिखेगा और तब उसको प्रकाशक बिल्कुल बुद्धिमानी पूर्वक सेलेक्ट करें। वे जो मतलब सारा कुछ जो कचरा है उसे हटा दें, और अच्छी चीजों को, जैसे दूध और पानी अलग करके अगर छापें, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि प्रकाशक भी बैठा रह जाएगा अगर अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो वो क्या करेगा, कहाँ से छापेगा? और छापेगा भी तो बेचेगा कहाँ? बेचेगा कहाँ? ये तो ऐसा होना चाहिए कि खुद से प्रवाह हो, लोग मांग मांग के पढ़ें। जी जी, मुझे तो लगता है कि लेखक सबसे बड़ी कमी ये कर रहे हैं कि वो अपने आसपास के रिश्ते नाते वाले फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल और थर्ड सर्किल के जो लोग हैं, वही नहीं जानते कि वो लिखते हैं। तो जब हमारे आसपास के लोग नहीं जानते कि लिखते हैं, तो दूर दूर देश के लोगों को तो और भी डिफिकल्ट है। हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा अपने ऊपर भी नहीं है, हमारी श्रद्धा अपने लेखन पर भी नहीं है, और इसका हम दोष चाहे जिसके मत्थे मरे, लेकिन पहली जिम्मेवारी हमारी अपनी है।
जैसे हम विदेशी कवियों को देखते हैं, वो इतनी श्रद्धा है उनके अंदर, इतनी छोटी छोटी वो गोष्ठियां जमाते हैं, छोटी छोटी गोष्ठियों में अपनी कविता को बेहिचक पढ़ते हैं, दूसरों की राय लेते हैं। ठीक बात है। हमारे यहाँ तो जैसे स्तुति गान शुरू हो जाता है, चार अपने लोगों को बुला लिया और आपने कुछ भी लिखा हो कहेंगे अच्छा लिखा है। जो बेचारा अच्छा लिखने वाला है वो तो और सिकुड़ जाता है, वो सोचता है क्या कहें। इस पे ग्रेसम का नियम लागू होता है, यदि आपने अर्थशास्त्र पढ़ी हो तो। ग्रेसम का नियम है बैंकिंग के बारे में कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक गंदा और एक नया नोट हो, तो हम गंदे वाले नोट को पहले चलाने की कोशिश करेंगे तो वो चलन से बाहर हो गया, बाहर हो गया, और जो अच्छी मुद्रा थी वो पर्स में रह गई। रखी रह गई जी। तो शायद ये थ्योरी भी काम कर रही है। लेकिन जो भी हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, दोनों का मनोबल टूट रहा है, पाठक का भी मनोबल टूट रहा है, लेखक का। इसके पीछे एक शास्त्रीय या वैदिक कहानी है जो कुछ और कहती है, जिसको लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा शायद। बताइए। जब गणेश और कार्तिकेय में से प्रथम पूजा किसकी हो नियत किया जाना था, तो शिव शंकर जी ने जो क्या किया, बोला जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा के पहले मेरे पास आएगा तो वो प्रथम पूजा का अधिकारी बनेगा। कार्तिकेय जी तो माता पिता की परिक्रमा कर ली गणेश जी ने। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली और प्रथम पूज्य हो गए, पूरी पृथ्वी घूमते रह गए। और कार्तिकेय जी अपने मोर पे चढ़े घूमते रह गए। तो इससे ये साबित होता है कि प्राचीन काल से पराक्रम कार्तिकेय जी वाला वो काम नहीं करता, परिक्रमा काम करते हैं। आपका मन, आपका जो सूक्ष्म भाव है, जो असली तत्व है, वही काम करता है। जी जी। व्यंग एक स्पष्ट रूप से एक नई विधा के तरीके से घूम रहा है, बढ़ रहा है, पल पोस रहा है। हर दूसरा आदमी आजकल व्यंग लिखने लगा है। इस पर आपकी क्या कल्पना है, मतलब क्या विचार है कि व्यंग को पृथक विधा मानना चाहिए या नहीं? एक दूसरा कि क्या आपने व्यंग लिखने का प्रयास किया कभी? नहीं, मैं इसमें मुझे लगता है कि मैं इस पक्ष के बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मैं व्यंग नहीं पढ़ती हूँ। जी। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे व्यंग पढ़ना कुछ खास पसंद नहीं है। ठीक है। ठीक है, कहीं कहीं पर कोई हाँ, वो छोटा पढ़ मोटा लिया आता लगता है है। तो कभी पढ़ लिया, लेकिन मुझे सही कहा जाए तो मुझे व्यंग पढ़ना नहीं पसंद है। अब इस बात को कई लोग ये भी कहते हैं कि मन से भी इतनी ज्यादा गंभीरता को बनाए रखना सही नहीं है, लेकिन मुझे यही पसंद है। जी। मुझे मुझे व्यंग पढ़ना नहीं पसंद है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। क्या एक कवियत्री होने के नाते आपने कभी मंच पर पाठ किया है, कविता पाठ किया है, या आपने अवॉइड किया? नहीं नहीं, मैं ये कहती हूँ कि मैं मंचीय कवि नहीं हूँ। मुझमें मंचीय कवि का कोई तत्व नहीं है। जी। लेकिन मैंने यहाँ से लेके अमेरिका, इंग्लैंड में तो किड्स हाउस में पढ़ा, मैंने कविता पाठ किया। अमेरिका में मैंने जो भारत भवन है वहां मैं आमंत्रित थी, वहां पढ़ा। फिर यहाँ काफी जहाँ भी एक अच्छी, मतलब जिसको कहते हैं कि अगर आप प्रबुद्ध पात्र को सुनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में मुझे पसंद है। लेकिन जो वो मंचीय कवि है, एक छलावा जैसा वो सतही पाठ है, वो पाठ मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि मुझे मंचीय पाठ नहीं पसंद है। ऑक्सफोर्ड में कविता पाठ हुआ, उसमें पढ़ा। जेएनयू में बुलाते हैं तो जहाँ बुलाते हैं जो अच्छी जगह है, मथुरा यूनिवर्सिटी में भी कुछ कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने कहा। तो जहाँ अच्छी जगह बुलाते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मंचीय कवि मैं नहीं हूँ। वो कविता पाठ प्रवासी मुझे भारतीयों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है साहित्य रचना का, वो कितना उसकी इफिकेसी कैसी लगती है, या उसमें क्या भूत भविष्य दिखता है आपको, अगर आपका संपर्क रहा हो? हाँ हाँ, मेरा तो पूरा संपर्क रहा है। मैं तो रही हूँ इसकी उप संपादक रही हूँ मैं विश्वा की कई वर्षों तक। अच्छा। तो
इन लोगों से काफी संपर्क रहा है, तो और इन लोगों से, इनके प्रवासी साहित्य और साहित्यकारों से खूब एक करीबी रिश्ता सा है। अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर डेनमार्क, स्वीडन, सिंगापुर तक के समाज की यात्राओं के बीच मैंने उन लोगों के साहित्य को, उन लोगों को महसूस किया है। और उन्होंने जिस तरह से हिंदी को अपने हथेलियों के बीच संजोया हुआ है, वह बात काबिले तारीफ है। जी। लेकिन जो साहित्य वो लिखते हैं, तो उसमें तथ्यपूर्ण बातें और सत्य घटनाओं पर आधारित लेखन को बिना डर, बिना संकोच के अगर वो लिखें, तो उनका साहित्य खूब ऊपर तक जाएगा। और एक दूसरे की बिना झूठी तारीफ किए हुए, मतलब जो भारत का एक अहंकार जनित साहित्य मंडल हो गया है, उससे वो अलग ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो काफी कुछ कर सकते हैं। उनके एक पास अनंत अनुभव है। एक साक्षात्कार के दौरान ये प्रश्न आया था, जो आपके साथ बात हो रही है, आपने भी वही चीज दोहराई कि 90% लोग अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व को उभारने में लगाते हैं, और 10% लोग कविता कविता कहानी या विधा में ध्यान लगाते हैं। उन 90% को संन्यास ले लेना चाहिए। मेरा यही कहना है कि अगर आप वाकई साहित्य की सेवा करना चाहते हैं, तो आप संन्यास ले लीजिए, आप कुछ और काम कीजिए, आप अपनी डायरी लिखिए। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं तो यात्राओं के बीच हफ्तों या महीनों रही हूँ विदेश में, तो वहां बहुत सारे अनुभव हुए। लेकिन जो लोग वहां जाके बस गए हैं, जो पूर्ण प्रवास पर हैं, उनके पास तो अनंत अनुभव है। आनंद अनुभव, एक बिल्कुल। बिना संकोच के लिखे ना कि वो जब गए तो उनके साथ क्या हुआ, वे वाकई क्या फील करते हैं जब एक काला व्यक्ति आके उनके बगल में बैठ जाता है, जी। जब बैरा आपको खाना सर्व करने के बाद, वाकई बैरा यहाँ का बैरा नहीं होता है, वो आपकी तरह पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है। जी। और जब आपको वो सर्व कर देता है, आपके बगल में आके बैठ पूछता है, सो हाउ इज द फूड, तो आप तो चौंक जाते हैं कि ये क्या है। तो इन ठीक सब है। बातों को लिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ से बिल्कुल उलट बातें हैं। हम जर्मनी कभी वगैरह में तो खुद मालिक अपनी टेबल छोड़ करके आता है पूछने, हाउ वाज हाँ, द। हाँ, हाँ, हाँ। तो इन बातों को ऐसी ऐसी बहुत सारी, उनको क्या है ना कि एक किस्म की वहां होड़ लगी है कि जो भारत में लोग लिख रहे हैं हम भी वही लिखें, तो इसमें वो भटक जाएंगे। क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, मैं उनको अच्छे लोग इस मतलब में मानती हूँ कि वो हिंदी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो लोकेशना ग्रसित लेखन केवल टाइम पास बन के रह जाता है। प्रवासी भारतीयों के पास हमारी तुलना में अपार सुविधा है। चलिए, तो प्रवासी भारतीयों के बीच आपके संपर्क और पैठ को देख करके हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जिसमें आपका सहयोग लेंगे। अब ऐसा नहीं कि मेरे मित्रों को आप अमित्र बना दें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें। ऐसा नहीं। स्वच्छ और क्योंकि सुंदर कार्य होगा। हाँ, क्योंकि मुझे सच बोलना पसंद इसलिए भी है कि इससे किसी का फायदा होता हो, तो आप थोड़ा रिस्क लेके सच बोल दीजिए, क्या ठीक बात। पता किसी का भला हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। ये साहित्य से संबंधित सवाल पूछने के बाद जी, मुझे लगता है कि आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं पूछे, बिल्कुल। कि आपकी हॉबीज क्या हैं? मैं कहूंगी कि मेरा पढ़ना मेरा पसंदीदा कार्य है। सबसे पहली तो सबसे ऊपर यही आती है। मैं अच्छी पुस्तकों को डूब कर पढ़ना पसंद करती हूँ, एक श्रद्धालु पाठक की तर्ज पर, बिना रोक टोक के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य पढ़ती हूँ। और अन्य अभिरुचियों के बीच में मुझे यात्रा करना खूब पसंद है, पेड़ पौधे लगाना। मैंने मतलब हजारों पेड़ लगाए हैं, जहां जा और रही हूँ। हाँ, खुद अपने कहाँ हाथ कहाँ से। लगाए हैं? आ, मैं गिनाऊं जगह, हम्म। जगह गिनाऊं? हाँ, 2-3 जगह के नहीं, 2-3 जगह नहीं, आपको 10-12 जगह सुननी पड़ेगी। 12 जगह निकाल दें। डंगोवा पोसी, चक्रधरपुर, आद्रा, ये वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर है, कस्बा जैसा है, मतलब रेलवे की दुनिया है वो।
फिर बिलासपुर, नागपुर। बिलासपुर भी गए? अच्छा। हाँ, बिलासपुर में 2 बार रही हूँ। कुमार साहब की 2 बार पोस्टिंग हुई है, 3-3 साल की। तो पहली बार तो पूरा रही, दूसरी बार मैं आती जाती रही वहां। उसके बाद गमलों में तो मैं लगातार पौधे लगाती हूँ, यहाँ भी लगाती हूँ। नागपुर में मैंने सड़क पर पेड़ लगाए, हाँ। क्योंकि हाँ, और क्योंकि हम लोग जिस फ्लैट में गए थे, पहली बार मैं गई थी 45 वर्ष की उम्र में फ्लैट में रहने। उसके पहले मैं कभी फ्लैट में रही नहीं थी, हमेशा बंगलों में रही। तो वहां बिल्कुल खाली सपाट जमीन थी, तो मैं पेड़ खरीद के ले आई, गड्ढे खुद भी बनाए, मतलब खुद भी हेल्प किया। और एक व्यक्ति था, वो उसने प्यून जैसा, उसने हेल्प की, पेड़ लगाए, पेड़ बड़े भी हुए। और लोग कितने अजीब होते हैं, उन्होंने इतने बड़े फूले हुए गुलमोहर को काट दिया, ओ माय गॉड। जड़ में एसिड डाल दिया। लेकिन अभी भी 2 पेड़ वहां बचा हुआ है, नीम का एक खूब बड़ा पेड़, गुलमोहर का बड़ा पेड़। जब जाती हूँ तो उसकी आपको डाल अपनी एक किताब का नाम गुलमोहर रखना चाहिए। यूं ही। जी। आप पत्रकार के रूप में आप कैसे शुरू हुए? कोई आपने कोर्स किया है या अचानक ही? और किन किन प्रतिष्ठानों में काम करने का अवसर मिला आपको? देखिए, पत्रकारिता का एक कोर्स आया था, उस समय हम लोग थे चक्रधरपुर में। तो उस समय एक कोर्स आया था, वो मतलब जैसे वहां जाके नहीं करना था, मुझे लगा कि मैं घर बैठे कर लूंगी। और जब वो उन्होंने मुझे कार्ड वार्ड भी दिया था कि आपका व्हीकल कहीं भी जा सकता है और क्या, ये सब उन्होंने भिजवाया था। मैंने कोर्स पूरा किया, सभी पढ़े, उसके सभी चीजें पढ़ी, दैट 5W and 1H, सारे नियम पढ़े। उससे ही मतलब लेख लिखने में बहुत सहायता भी होती थी। जी। लेकिन बाद में उन्होंने एग्जाम के लिए कहा कि आप पटना आइए। तो बच्चे छोटे थे, पटना जाना संभव नहीं था मेरे लिए, तो मैंने एग्जाम नहीं दिया। तो डिग्री मेरे पास नहीं रही। तो शुरू में मैंने 5 साल फ्रीलांसिंग की नागपुर में। नागपुर में मैं लेख लिखती थी, और यहाँ दिल्ली में ही कोई संस्था थी, वहां भेज देती थी। वो एक साथ 20-25 पेपर में छप जाता था, मुझे पता भी नहीं। बाद में वो कटिंग निकाल के भेजते थे मुझे। हाँ, ऐसा कोई स्रोत हो तो हमें भी इंडिकेट कीजिएगा, हम भी मैं देख के बताऊंगी। के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ। हाँ, उस समय मेरे मतलब 93 में जनसत्ता में भी कई लेख छपे। उसमें एक बहुत, उसमें शिक्षा पर मैं लिखती थी। जी। मेरी मर्जी थी कि मैं शिक्षा पर एक किताब तैयार करूं। जी। टेबल्स बनाम पहाड़े, ये खूब पसंद किया गया था। बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, हाँ, 1 1 1 2 मैं भी याद कराता हूँ, 1 2 जा 2। लेकिन 2 टूजा का मतलब लोग नहीं समझते हैं। नहीं नहीं। 2 टूजा किसको कहते हैं लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानता, बिल्कुल टू नहीं। प्लस 2 आर 4, वो और जोड़ है। तो ये समेशन का इंडिकेशन है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है। जैसे कि सीरीज में लगे बल्ब और पैरेलल लगे बल्ब, जी। पैरेलल वालों को जब आप जलाते हैं तो पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, तब जाके आप 15वें बल्ब तक जाते हैं। लेकिन जब सीरीज में लगा हुआ हो तो सीधा आप डायरेक्ट 15वें बल्ब को जला सकते हैं, मतलब 15 छक्का 90। जी। तो हमारी जो पद्धति है पहाड़ों की, वो पहाड़ा मतलब याद करने की, वो बहुत साइंटिफिक पद्धति है। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं पहले लिखती थी लेख, फिर बाद में भी यहाँ भी आई तो यहाँ भी शिक्षा दिवस पर या महिला दिवस पर लिखती थी। इधर कई वर्षों से जनसत्ता में लेख नहीं आया है, बाकी जगह आते हैं। तो आपके दो वचन रहे, एक तो ये कि आप उस संस्था का नाम बताएंगे जहां से 10-20 जगह पर जा सकता है, तो हम मैं प्रयास। निकाल के उसका एड्रेस आपको भेजूंगी, बिल्कुल। हालांकि वर्षों बीत गए हैं इस और बात दूसरा दूसरा ये हुआ कि जब आप ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर जाती हैं और वहाँ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, तो आप हमको भी बताया करिए, हो सकता है हम भी चलें, क्योंकि हम तो यायावर के। जरूर जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। बल्कि यही हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ हाँ, कहीं भी एक ऑलवेज। कॉन्फ्रेंस प्लान करते हैं, सबको बुलाते हैं, ये हाँ, भी हो सकता है। आप लिस्ट बना लीजिए, अगर हो सकेगा तो मैं अपने यहाँ कर लूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसी सुविधा होगी वैसी कर लेंगे। और बहुत अच्छा लगेगा ये, डन। बहुत ही अच्छा लगेगा। डन।
पत्रकारिता के संदर्भ में मैं दो प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा। पहला ये है कि क्या कभी कोई ऐसी घटना आई है जो आपको स्मृति में बस गई? मतलब नहीं वाकया, समझी, फिर से मतलब बताइए। ये कि पत्रकारिता के दौरान कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना आपके जी सामने हुई जिसको आप भूल नहीं पाए, अभी भी याद कर लेते हैं कभी कभी? हाँ, वहाँ जो नागपुर में रहते हुए जो गुआरी हत्याकांड हुआ था ना, हम्म। वो बहुत ही दिल दहलाने वाला था, बहुत ही दिल दहलाने वाला था। और नागपुर के लोग बहुत ही मतलब संयत लोग हैं, सहनशील लोग हैं। जी। तो वो घटना बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। और दूसरा कि वहाँ जब दीक्षा भूमि में होता है नवंबर में, नागपुर में नवंबर में एक बहुत बड़ा मीट होता है, अच्छा। जहाँ वो धन परिवर्तन चक्र बोलते हैं। अच्छा। तो उस समय जाना चाहिए लोगों को नागपुर। जी। उस समय सारे रास्ते बंद रहते हैं, आप कहीं भी कार जल्दी नहीं चला सकते हैं, और पैदल आपको चलना पड़ता है। और सारे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग, सारे गांव शहर में आ जाते हैं। जी। और जो शहर वाले लोग हैं, उस वहाँ इस तरह की प्रथा है कि वो भंडारा चलाते हैं, अच्छा। सड़कों पर तंबू लगा देते हैं और कंटिन्यूअस खाना खिलाते हैं। ओ, फुल डे। कोई भूखा नहीं रहे, जी। किसी पुण्य के लिए नहीं, वो लगता है जैसे उनका ये दायित्व हो, पैसन है, पैसन है। बिल्कुल उनका दायित्व हो। हाँ। हाँ, तो ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है कि ये तो पत्रकारिता के मंच पर आपको कभी ऐसी कोई चीज आई सामने जिसको आप चाहते थे कि आप छापें, लेकिन आपको छापने से मना किया गया या विरोध हुआ छापने का? नहीं, मैं इतनी तुर्ष पत्रकार नहीं रही, मैं सच बताती हूँ। मैं फ्रीलांसर थी, जो बात चुभती थी उसको लिख के भेज देती थी और वो छप जाती थी। और उस समय घर के दायित्व तो बहुत ज्यादा थे, बच्चे छोटे थे, ठीक बात है। और पति दिन भर रेलवे की ड्यूटी में बाहर रहते थे, तो सारा कुछ मुझे संभालना पड़ता था। इसलिए ऐसे जो होता है ना कि गांव गांव घूम के पत्रकारिता करता, उस तरह का मैंने नहीं काम किया, सॉरी। मैंने फ्रीलांसिंग की है जी। जी जी। तो पत्रकारिता और साहित्य में आपको किसी प्रकार का कोई अंतर संबंध दिखता है? देखिए, एक पत्रकार को अगर वो पत्रकार साहित्य पढ़ ले तो वो ज्यादा अच्छा पत्रकार बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। या लेकिन साहित्यकार बनेगा? लेकिन एक पत्रकार को साहित्यकार बनने का जो सपना का एक चल पड़ा है, एक बिल्कुल जैसे रेस, वो रेस। रेस खत्म होना चाहिए। क्योंकि जज अगर खुद ही दौड़ में शामिल हो जाए तो फिर जजमेंट कैसे होगा सही? बहुत सही बात कही आपने। हाँ, दौड़ में शामिल नहीं, पत्रकार जो बन गए हैं सारे साहित्यकार बनना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। जी। इसको मतलब इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एक सही साहित्यकार बेचारा अपनी जगह ढूंढता ही रह जाता है, कि जैसे लगता है कि उसकी जगह किसी ने हथिया ली है। क्या ले। तो ये चेंज होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। अब अगला प्रश्न मैं जानना चाहूंगा कि अपने समकालीन या उदीयमान लेखकों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से जाए तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं वही पुरानी बात दोहराऊंगी कि आप पहले 100 पन्ने पढ़ें, फिर आप एक पन्ना लिखें। आप इस चीज को मत ध्यान दें कि आपको लोकेशना के लिए लिखना है। अगर वाकई आपको लिखने का दबाव आ रहा हो और आप लिखे बिना नहीं रह पा रहे हैं, तब आप लिखें। अच्छा। आप इसलिए नहीं लिखें कि हम लिखेंगे तो मेरा बड़ा नाम होगा, और जैसे लिख लिया वैसे नाम के पीछे यहाँ शुरू कर दिया अपना, मतलब जिसको कहते हैं कि परिक्रमा शुरू हो जाती है हिला जी। लेकिन फिर भी लोग इतना लिख रहे हैं कि एक दिन में 4-5 कविताएं और एक दो व्यंग्य लेख रोज लिख डालता है। गलत लिख रहे हैं, पता है, इसीलिए पाठक भाग जा रहे हैं।
पाठकों के भागने का कारण यही है, क्योंकि ये जो लिखना है ना, ठीक है, आपके अंदर अगर दबाव है तो आप एक दिन में बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये दबाव सबके अंदर नहीं होगा, 1 करोड़ में 2 आदमी के अंदर होगा। ठीक कह रही हैं। हाँ, तो पाठकों को पढ़ने के लिए आकर्षित करने के संबंध में आप किसी प्रकार की योजना, कोई तकनीक या कोई स्ट्रेटजी के बारे में इंडिकेट करना चाहें? सिर्फ अपने प्रति, अपने लेखन के प्रति ईमानदारी के अलावा और अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखने का, अपने लेखन में प्रवाह को, गति को, क्रिएटिविटी को बनाए रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप पाठक को अपनी तरफ आकर्षित कर पाइए। आप सच लिखें, आप ऐसा मत लिखें कि पाठक धीरे धीरे आपसे मुंह मोड़ ले। अगर उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो वह कल को विदेशी साहित्य पढ़ता है, जो रुचता है वही पढ़ता है। जी जी। लेकिन वह आपकी किताब नहीं पढ़ता है, वो हमारी पढ़ने की भूख उसकी शांत होनी चाहिए, तभी वो पढ़ेगा। हाँ, तो वो ऐसी चीज पढ़ेगा कि, क्योंकि मैं खुद जब इटालो कैल्विनो को पढ़ती हूँ या मैं जब कृष्णमूर्ति को पढ़ती हूँ, तो पता रहता है कि कृष्णमूर्ति लिखते हैं तो वो झूठ नहीं लिखते हैं, झूठ के सांचे में भर के कुछ नहीं लिखते हैं। वो लिखते हैं, उनके अंदर लिखने का जज्बा है, मादा है उनके अंदर, तब वो लिखते हैं। लेकिन आपको जब लिखना है तो जिसको कहते हैं कि सच सच की बात कीजिए, तुम एक सच कहो, 100 झूठों के समक्ष तनकर खड़ा हुआ, क्लेश सारे हर लेगा, तुम एक सच कहो। तो आप सच कहें और लोकेशना से हट के लिखें। लोकेशना वाले बात को आपने अगर मिक्स किया तो पानी गंदला हो जाएगा, और गंदे पानी को कैसे पिएंगे? सच कहने का तो जिगर नहीं है ज्यादातर लोगों में, लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लिखना छोड़ना पड़ेगा। चलिए, आपने सभी प्रश्नों के जवाब बड़ी गंभीरता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ दिया, और ये साक्षात्कार विचार विमर्श एक अप्रतिम विचार विमर्श होगा, अप्रतिम संवाद होगा, और दर्शकों को और शोधार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। हाँ, मैं चाहूंगी कि जरूर मिले फायदा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि सबको, अगर मेरे पास कुछ है, कोई ज्ञान है, तो उसका फायदा लोगों को मिले। ज्ञान बांटने से बढ़ता है इला जी, इसलिए सही कह रही हैं कि अगर किसी को फायदा मिले हमारे ज्ञान से, मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी जी। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से उपलब्ध हो जाया करें, क्योंकि अनुस्वार मंच विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए क्या कहना चाहिए, कार्यरत है। और इंडिया नेट बुक्स के साथ और बीपीए फाउंडेशन जो हमारा एनजीओ है उसके साथ मिलकर के साहित्य जगत को यथासंभव योगदान देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, इस क्रम में हम आपको बार बार परेशान कर सकते हैं, आपकी अनुमति अभी ले लेते हैं। आप बिल्कुल, मेरी तरफ से बिल्कुल अनुमति है, और मैं चाहूंगी कि आप खूब बड़े बड़े काम करें, बड़ी बड़ी पुस्तकें निकालें, और कुछ ऐसा काम करें कि जिससे कि आपको भी संतुष्टि हो और पाठकों का भी भला हो, शोधार्थियों का भी भला हो। खूब बड़े काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और विदा लेते हैं इन्हीं शब्दों जी, जी, नमस्ते, धन्यवाद। एक बार फिर जी, मेरी तरफ से भी धन्यवाद।